हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट के एक नए लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आखिरकार काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने हमें कौन कौन से पोस्टुलेट दिए थे, और उसके बाद हमने बात की थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कितनी डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज हमें देखने को मिलती है। राइट, तो अगर मैं बात करता हूं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, तो उसको अगर हम फर्दर एनहेंस करें उस ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए होगा क्या, हमारा जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था वो कुछ इस प्रकार से था। राइट, यहां पर हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे, यहां पर हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे, और यहां पर हमारे पास वेलोसिटी थी, यहां पर हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटी थी। और हमने कहा था वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायर करेंगे उसको हम कहते हैं VMP, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, V एवरेज। और सबसे कम नंबर ऑफ वेलोसिटी जो एक्वायर करते हैं, जो सबसे कम नंबर ऑफ वेलोसिटी मॉलिक्यूल एक्वायर करते हैं उसे हम कहते हैं VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था, इतना हमने लास्ट टाइम देख लिया था। राइट, अब देखिए बात करते हैं क्या इंपैक्ट पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के ऊपर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। तो हमें इतना पता है जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वो फास्ट मूव करने लग जाएंगे, और फास्ट मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइट, तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए, हमें यहाँ पर क्वेश्चंस ये डिस्कस करने हैं जो लास्ट वीडियो में हमारे रह गए थे। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ बना रखा है, यहाँ पर आ गए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, यहाँ पे आ गई मेरे पास वेलोसिटी, और यहां पर मुझे दो ग्राफ दे दी जाए, एक तो कुछ ऐसा है, ठीक है, और एक मेरे पास कुछ ऐसा है। ये मेरे पास T1 टेम्परेचर पे है और ये मेरे पास T2 टेम्परेचर पे है। तो हमें दिख रहा है यहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कुछ इतनी है और यहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कुछ इतनी है। तो हमसे पूछा जाएगा बताओ रिलेशन क्या है T1 और T2 में, क्या T1 ज्यादा है T2 के कंपेयर में, क्या T2 ज्यादा है T1 के कंपेयर में, क्या T1 और T2 इक्वल हैं, या फिर कांट प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, नहीं बता सकते क्या रिलेशन है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, चाहे वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, चाहे वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो, या फिर एवरेज वेलोसिटी हो। राइट, बिकॉज ऑल आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कैसे, मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मुझे देखनी है, तो ये उसका कुछ क्या फॉर्मूला था, √2RT/m। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी जो वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर की। अगर मैं बात करता हूं एवरेज की, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था √8RT/m। तो ये भी हमारे पास क्या है, अंडर रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बात करता हूं हमारे पास VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, इसका फॉर्मूला था √3RT/m। तो ये भी अंडर रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कोई भी वेलोसिटी जो गिवन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए यहां पर मेरे पास जो वेलोसिटी है, मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया एक पॉइंट, तो यहां पर मेरे पास जो वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल VMP ये है यहां पर, और यहां पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहां पे ये है। तो T1 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम है ना, यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इस साइड में इंक्रीज हो रही है। तो T1 टेम्परेचर पे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो कम है, और T2 टेम्परेचर पे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो ज्यादा है। राइट, तो यानी कि T2 के टाइम पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, T2 विल बी ग्रेटर देन T1, यानी जो सेकंड टेम्परेचर है वो ज्यादा है T1 के कंपेयर में, क्योंकि सेकंड टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है। अब एक बात, इससे हम और क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमने ये प्रिडिक्ट किया अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायरिंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएंगे। कैसे, देखिए ये मेरे पास T1 टेम्परेचर मैंने कहा क्या था, कम है, तो T1 टेम्परेचर पे इतने मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एक्वायर कर रहे हैं। तो T2 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि इस वेलोसिटी को एक्वायर कर रहे थे वो क्या हो गए, कम हो गए। राइट,
यानी कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो वेलोसिटी एक्वायर करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हमें देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब हमारे पास क्या हो गया यहां से, कहने का मतलब हो गया हमारे पास कि अगर हम यहाँ पे कहने का मतलब हो गया अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या, मेरे पास देखिए ये मेरे पास क्या है, ब्रेड्थ है, ये मेरे पास क्या है, ब्रेड्थ है, और ये मेरे पास क्या है, हाइट है, ये मेरे पास क्या है, हाइट है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बताओ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ब्रेड्थ जो है, जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो तो हो जाएगी इंक्रीज, ब्रेड्थ हो जाएगी हमारे पास इंक्रीज, बट जो हाइट है, जो हाइट है वो हो जाएगी डिक्रीज, राइट। तो देखो यहां पर हमारे पास मान लीजिए T1 टेम्परेचर था, मैंने क्या कहा T2 टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ब्रेड्थ थी ये तो हो गई इंक्रीज, ये तो हो गई ब्रेड्थ हो गई इंक्रीज, और जो हाइट थी वो हो गई डिक्रीज, राइट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ब्रेड्थ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हाइट जो है वो डिक्रीज हमें देखने को मिल जाती है, राइट। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर करना है ग्राफिकली। हमारे पास मान लीजिए 3 कर्व दे दिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने हमें क्या करा, 3 कर्व दे दिए। तो ग्राफ बनाते हैं हम, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी। तो ये मेरे पास पहला कर्व है, ये मेरे पास दूसरा कर्व है, तो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ये मेरे पास दूसरा कर्व है, और ये मेरे पास तीसरा कर्व है। ठीक है, टेम्परेचर की तो बात हम देख चुके हैं, ये T1, ये T2, ये T3, तो T3 सबसे ज्यादा, फिर T2 और सबसे कम हो जाएगा T1, क्योंकि ब्रेड्थ हमारे पास T3 की सबसे ज्यादा है, फिर T2 की और फिर T1 की। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, मुझे कहा जाए आपके पास टेम्परेचर सेम है, इन तीनों कर्व के लिए टेम्परेचर जो है वो क्या है, सेम है, राइट। तो अब बताओ क्या आपके पास एक ग्राफ जो है O2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आपके पास मान लीजिए H2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक आपके पास CH4 गैस, ये 3 गैसेस असाइन करनी है। ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है, और ये तीसरा कर्व है। इन कर्व को ये 3 वेलोसिटी असाइन कर, 3 गैस असाइन करनी है कि पहला कर्व कौन सी गैस के लिए है, दूसरा कौन सी और तीसरा कौन सी। तो कोई भी वेलोसिटी मान सकते हो, हर एक वेलोसिटी के लिए सेम ही असाइनमेंट देखने को मिलेगी, चाहे आप मोस्ट प्रोबेबल निकालो, चाहे एवरेज निकाल लो, चाहे रूट मीन स्क्वायर निकाल लो, राइट। तो देखिए हमें पता है जो भी वेलोसिटी हम ले रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है अंडर रूट टेम्परेचर के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट मास के। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम वेलोसिटी, जितना ज्यादा मास उतनी कम वेलोसिटी। तो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं O2 गैस का, तो इसका मास होता है 32 ग्राम, राइट। हाइड्रोजन गैस का मास है 2 ग्राम और CH4 गैस का मास है 16 ग्राम। तो जितना ज्यादा मास उतनी कम वेलोसिटी। तो सबसे ज्यादा मास तो है ऑक्सीजन का, तो सबसे कम वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। तो देखिए सबसे कम वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, ये एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है, और इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है, और वेलोसिटी इस साइड इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हो गए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे कम वेलोसिटी उसकी होगी जिसका सबसे ज्यादा मास होगा। तो सबसे ज्यादा मास क्या है, ऑक्सीजन का, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल का, अंडर रूट 2RT/m। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ज्यादा वेलोसिटी कम, राइट। तो मेरे पास सबसे कम वेलोसिटी ये वाली है, तो सबसे कम वेलोसिटी अगर ये वाली है मेरे पास, तो यहां पर मेरे पास ये किसका होगा, O2 के लिए। उसके बाद ये वेलोसिटी बढ़ गई तो सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास मीथेन के लिए, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसकी होगी जिसका सबसे कम मास होगा। तो ये मेरे पास कर्व है हाइड्रोजन गैस का, राइट। तो ये थे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए। दो चीजों के ऊपर बेस्ड है आपके क्वेश्चन, एक तो कंसेप्चुअल बेस्ड है और दूसरा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला को भी आपको यूज करना आना चाहिए, फॉर्मूले की भी बहुत सारी यूटिलिटीज हमें देखने को मिलती है, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको इस कर्व में ही। मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लीजिए एक ग्राफ बना दिया, और यहां पे तो फ्रैक्शन है 1/n dn/du, यहां पर मेरे पास है वेलोसिटी, राइट। और एक ग्राफ बना दिया ऐसा। अब मुझे कहा जाए बताओ कौन सी वेलोसिटी जो है, 3 टाइप की वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर। कौन सी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायर करेगी।
कौन सी वेलोसिटी जो है सबसे कम नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायर करेगी। कहने का मतलब क्या है, कौन सी वेलोसिटी के पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल जो है वो सबसे कम होंगे। तो इसके लिए तो हमने ऑलरेडी ग्राफ देखा हुआ है, जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायर करते हैं वो होते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट। जो मॉलिक्यूल से कम नंबर ऑफ वेलोसिटी एक्वायर करते हैं वो होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, और सबसे कम नंबर ऑफ वेलोसिटी एक्वायर करने वाले मॉलिक्यूल जो है हमारे पास वो होते हैं आरएमएस। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आरएमएस। तो आरएमएस वेलोसिटी एक्वायर करने वाले मॉलिक्यूल जो है वो सबसे ज्यादा कम हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आरएमएस, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम बात करते हैं हमारे काइनेटिक थ्योरी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी को लेकर। थोड़ा सा कंसेप्ट वहां पे एक फॉर्मूला रहता है डिस्कस करना, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, राइट। तो हमने कहा था हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, हमने कहा था कि एक कंटेनर के अंदर मैंने अगर गैस रख दी तो हर एक मॉलिक्यूल एक अलग एनर्जी, एक अलग वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग है और सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग है। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं बता सकता कि इस कंटेनर की ये काइनेटिक एनर्जी है, हम एवरेज लेके निकाल के बताएंगे। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, मास के ऊपर भी डिपेंड वो नहीं करता। और यहाँ पर हमारे पास अगर मुझे बतानी पड़ जाए एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 मोल गैस के लिए होती है 3/2 nRT, जहां पे n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, n हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स। देखिए बच्चे यहाँ पे फॉर्मूले में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इवन उनको समझ में नहीं आता, कभी नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, कभी बोल्ट्जमैन, कभी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ले रहे हैं, कभी कुछ, राइट। तो अभी बताता हूं मैं आपको, एक मोल के लिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। मान लीजिए सॉरी nRT, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये बन जाएगा 3/2 RT, राइट। ये बन गई 1 मोल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसी फॉर्मूले को याद रखना है 3/2 nRT, इसी से सारा कुछ हो जाएगा हमारा, सारी नैया पार लग जाएगी। 3/2 nRT होता है, एक मोल के लिए निकालनी थी तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। मान लीजिए मुझे n मोल्स के लिए निकालनी पड़ जाए तो 3/2 nRT है। मान लीजिए मुझे कहा जाए एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताओ फॉर 5 मोल, फॉर 5 मोल, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT, n की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 3/2 मल्टीप्लाई 5RT दैट इज इक्वल टू 15/2 RT। ये आ जाएगी हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी 5 मोल के लिए। अब मुझे कहा जाए भाई एक मोल के लिए, सॉरी एक मॉलिक्यूल के लिए बताओ, एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमें पता है एक मोल के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो है 3/2 RT। अभी निकाला हमने 3/2 RT। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि ये क्या कह रहा है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो है 3/2 RT। अगर मुझे एक मॉलिक्यूल के लिए बताना है तो एक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/2 R/Na into T, ठीक है, 3/2 R/Na into T। ये आ जाएगी मेरे पास एक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कंफ्यूज मत हो, एक ही फॉर्मूला यूज करना है 3/2 nRT, हर जगह वैलिड हो जाएगा, ठीक है। और R/Na क्या होता है, गैस कांस्टेंट बाय एवोगैड्रो नंबर को ही हम कहते हैं K, दैट इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कह लीजिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे हम कहेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R/Na को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, एक मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि एक मॉलिक्यूल के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास, उसको हम ये भी लिख सकते हैं 3/2 Kb into T, 3/2 Kb into T, क्योंकि Kb हमारे पास क्या है, Kb होता है हमारे पास R/Na, ठीक है, R/Na क्या होता है हमारे पास Kb। और जो अगर मैं बात करता हूं Kb की वैल्यू की, तो Kb की वैल्यू होती है हमारे पास 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन, ये होती है हमारे पास Kb की वैल्यू। कैसे, R की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, R की वैल्यू होती है जूल केल्विन -1 मोल -1, ठीक है। और Kb क्या होता है R/Na, Na यानी कि पर मोल, तो पर मोल यहाँ पे इसकी यूनिट आ जाएगी, पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा जूल पर केल्विन, ठीक है। ये हो जाएगी Kb की यूनिट R/Na, ठीक है। तो इसकी यूनिट आती है 1 जूल पर केल्विन। तो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे बताओ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो क्या होती है जूल पर
केल्विन हमें देखने को मिलती है। तो इट इज ऑल अबाउट मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें हमने सारा का सारा जितना भी कंसेप्ट बनता था, जितने भी क्वेश्चन बनते थे, सारे के सारे हमने कवर अप कर लिए हैं। मान लीजिए जी पूछ लेते हैं कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, मान लीजिए एक आधा क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने में मुश्किल हो जाती है उनको। ठीक है, तो मैंने कहा आपको एक ही फॉर्मूला रखना है याद, और वो है 3/2 nRT। तो हमने कहा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है 3/2 nRT के लिए। अब मुझे कहा गया है 10 मॉलिक्यूल के लिए बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए एक मोल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 into RT, n की वैल्यू हो जाएगी 1। एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3/2 RT है। तो एक मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल की हमें देखने को मिल जाएगी 3/2 R/Na into T, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3/2 kBT। ये आ गई एक मॉलिक्यूल की। 100 मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा हुआ है, तो 100 मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 3/2 R/Na into T मल्टीप्लाई 100, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3/2 kB into T मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स पे जाके मुझे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके आपको मेरे वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।